गुड इवनिंग बच्चों। चलिए तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी न्यूक्लियस को ठीक है ब्रेक करने के लिए उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल में जितनी भी कम से कम एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसी एनर्जी को हम उस न्यूक्लियस का क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो एक तो ये हमारा ए मेथड था। दूसरा हमने आपको ये बताया था कि अगर किसी न्यूक्लियस को फॉर्म करवाना है तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनिशियली ये फ्री स्टेट में, मतलब इन सभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ला के एक न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो एनर्जी रिलीज क्यों होता है, क्योंकि ये मास डिफेक्ट होता है। जो न्यूक्लियस का मास होता है वो हमेशा जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होते हैं फ्री स्टेट में उसके मास से क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो आइंस्टीन के मास और एनर्जी जो हमारा रिलेशन होता है E = mc², उसके अकॉर्डिंग हमारा अगर मास में कुछ डिफेक्ट हो गया है, मास अगर कम हो गया है तो उसके करेस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने डिस्कस करी थी। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस को अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ZA से, ठीक है, और इस न्यूक्लियस का मास मान लेते हैं कि कैपिटल M है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी हम देखते हैं कि इसमें पहले तो मास डिफेक्ट कितना हो रहा है। तो हम हमेशा जानते हैं कि जो ये न्यूक्लियस का मास है वो कैपिटल M, ये हमेशा कम होगा, हमेशा कम होगा टू द मासेस ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो फ्री स्टेट में है उनसे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मास डिफेक्ट पहले तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है और ये हमारा मास नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर ही क्या होता है हमारा, उस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन की नंबर होती है, संख्या होती है। तो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है इस न्यूक्लियस में वो Z है। तो एक प्रोटॉन का मास हम लोग मान लेते हैं कि कितना है, वो m×p होगा। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो p है, तो कितने इसमें प्रोटॉन है, Z। तो ये आ गया हमारा Z×mp प्लस, अब इसमें हमारा न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन का जो नंबर होगा वो A माइनस क्या करेंगे, Z कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा A माइनस ऑफ Z। ये हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन हम m×n लिख दे रहे हैं, या इसी को हम m×n, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो A हमारा क्या हुआ, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन का मास हो गया, और A माइनस Z जो न्यूट्रॉन थे उनका मास A हो गया। तो ये फ्री स्टेट में हमारे इस न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का मास हो गया, माइनस ऑफ हम क्या करेंगे, मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हमारा क्या है, कैपिटल M। तो ये इतना हमारा मास डिफेक्ट हो गया, इसी को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, c² से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। अब आपको अगर इस न्यूक्लियस को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक करना है, इनको फ्री स्टेट में ले आना है, तो कम से कम आपको इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि कभी कभी आपको जो है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन डायरेक्ट जो है आपको क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास डायरेक्ट नहीं देता है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन का जो मास है वो आप एटॉमिक मासेस के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ पे हमारा जो होगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन लिखने के लिए हम लिख देते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है हमारा, एक प्रोटॉन होता है और एक हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपने हाइड्रोजन एटम ले लिया तो एटम का जो मास होता है उसमें तो प्रोटॉन का मास और किसका मास आता है, इलेक्ट्रॉन का मास आता है। तो इसमें मास तो हमें सिर्फ प्रोटॉन का लेना है, तो आपने जब एटॉमिक मास ले लिया हाइड्रोजन का तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल आ गया तो उस इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें लेना नहीं है मास डिफेक्ट में, तो हमको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, बाद में। तो यहाँ पे हमें कितने प्रोटॉन चाहिए, Z चाहिए, तो हमने यहाँ पे Z नंबर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, प्लस
यहाँ पे a माइनस जेड नंबर ऑफ हमारा मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसका वैसे ही रखते हैं। और यहाँ पे माइनस, अब देखो इस एक्सप्रेशन में एक चीज हमसे गलती हो रही है कि हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी चाहिए। तो न्यूक्लियस में सिर्फ क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन हम कितना बढ़ा रहे हैं, एक से बढ़ा दे रहे हैं। तो ऐसे ही हम कितने हाइड्रोजन एटम लिए हैं, Z। तो Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास हमें ज्यादा मिल गया है, तो उसी को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस साइड में हम इस जो एटम है हमारा, जो न्यूक्लियस है X, उसका हम एटॉमिक मास लिखेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ यहाँ पे जो हमारा X आ गया, Z और A, ठीक है, इसका हम एटॉमिक मास लिख दिए। अब इसमें क्या होगा कि ये एटॉमिक, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये एटॉमिक मास है। तो इसमें क्या आ गया कि Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए। यहाँ पे देखो ये एटम है, तो इसका अगर एटॉमिक नंबर Z है, तो एटॉमिक नंबर Z है, तो इसमें Z नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास आ गया Z नंबर ऑफ। तो ये हमने क्या किया है, इतने इलेक्ट्रॉन को, Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को इसमें से क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो देखो बैलेंस हो गया कि नहीं। यहाँ पे Z इलेक्ट्रॉन का मास एक्स्ट्रा था इस हाइड्रोजन एटम में, तो इस Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास को हम यहां से क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये हमारा मास आ गया c², ठीक है। तो हम बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मासेस की भी टर्म्स में लिख सकते हैं। तो आप ये लिख लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी अगर हमें किसी न्यूक्लियस का कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले से, इस रिलेशन से हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, एक और टर्म हमारे यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। एक हमारा टर्म है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो देखो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियस का, मान लो कि ये हमारा जो है कि न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर क्या है, A है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितने होंगे, A होगा। तो इस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मान लेते हैं कितना है, Be है। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, मास नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो ये मास नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं किसी न्यूक्लियस की जितनी भी बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, उस बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो ये हमारा आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पैरामीटर्स होता है टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, ठीक है। अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी से कंपैरिजन नहीं होगा दो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में, हाँ, हमारा जो कंपैरिजन होगा दो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी में होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से। जिस भी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगा, उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होगा हमें डिसाइड करने के लिए स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियाई, ठीक है। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और अगर हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और यहाँ पे ये हमारा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मास नंबर, और ये है हमारा एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। एटॉमिक नंबर के बीच में अगर हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो देखो इसका जो ग्राफ हमारा आता है, सॉरी ये एटॉमिक नंबर नहीं, ये हमारा आएगा मास नंबर। ये हम मास नंबर मतलब A और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जो हमारा ग्राफ आता है देखो कुछ वो इस तरह से आता है, ठीक है। ग्राफ जो होगा हमारा वो कुछ इस तरह से आएगा। कहीं पे थोड़ा सा इरेगुलरिटीज होती है, नीचे आता है, फिर ये ऐसे नीचे,
फिर इस तरह से करके ऐसे चला जाता है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जो सबसे टॉप पे हमारा होता है एटम या न्यूक्लियाई, वो होता है हमारा आयरन का, ठीक है। तो आयरन का जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो बाइंडिंग स्टेबिलिटी है, आयरन न्यूक्लियाई का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी हमारा आयरन न्यूक्लियाई का जो आता है वो काफी ज्यादा वो होता है, सबसे ज्यादा हमारा आयरन न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है, इसलिए आयरन न्यूक्लियाई का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। इस तरह से उसका ग्राफ होता है। और ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमेशा देखना है कि दो न्यूक्लियाई, अगर मान लो यहाँ पे एक हमारा न्यूक्लियाई है एक्स और एक हमारा न्यूक्लियाई है वाई, ठीक है, और इस न्यूक्लियाई का जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी मान लेते हैं कि 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वाई का जो बाइंडिंग एनर्जी है ये मान लेते हैं कि 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर आप डायरेक्ट यहां से देखते हैं कि अगर ये न्यूक्लियाई हमारा एक्स है और ये वाई है, तो बाइंडिंग एनर्जी हमारा वाई जो न्यूक्लियाई है उसका ज्यादा है, 150 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं, अभी हम बाइंडिंग एनर्जी से डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियाई वाई होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, इससे नहीं। अब मान लो इसमें हमारा जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें मान लो कि 20 है, ठीक है, तो इसमें 20 हो गया, और यहां पे मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है ये है हमारा 50, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसमें है 20 एक्स में, और यहां पे जो हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो है लेट अस अज्यूम 50, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये आ जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाय कितना 20, तो ये आ जाएगा कितना हमारा 5। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो हमारा आ गया वो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। और इसमें देखो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यहाँ पे हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो ये हो जाएगा हमारा 150 डिवाइडेड बाई कितना 50, तो ये आ जाएगा 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पे y का देख रहे हैं कि पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि x में हमारा जो पर न्यूक्लियॉन है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितना है 5। तो x की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है और y की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, x इज मोर स्टेबल देन y, ठीक है। तो x का जो न्यूक्लियस होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा y से। सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी को नहीं देखना है, ठीक है। कभी कभी देखो इसका एग्जांपल ये होता है, ऐसा समझो कि एक फैमिली है, एक फैमिली में जो इनकम है, ठीक है, तो ये इनकम है मान लो फैमिली में 100 रुपीज है, ठीक है। मान लो कि इस डेली का जो इनकम है एक फैमिली में 100 रुपीज है और दूसरा फैमिली वाई है, उस फैमिली का जो इनकम है डेली 150 रुपए है, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो फैमिली एक्स है उसमें कितने मेंबर है, 20 मेंबर है फैमिली में, और वाई में जो हमारा मेंबर है टोटल वो 50 है, ठीक है। तो फाइनेंशियली कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सी फैमिली ज्यादा होगी स्टेबल फाइनेंशियली, तो इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि पर मेंबर इनकम कितना है। तो पर मेंबर अगर हम इनकम ज्यादा होगी तो उस फैमिली की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पर मेंबर, फैमिली में 20 मेंबर है और इनकम कितना है 100 रुपए है डेली का, तो पर मेंबर कितना आएगा 5 रुपए आ जाएगा।
तो एक्स फैमिली में पर मेंबर अगर हम देखा जाए तो 100 रुपए का जो इनकम हो रहा है, एक मेंबर को 5 रुपए मिल रहा है रोज। जबकि दूसरी जो फैमिली है वाई, उसका इनकम तो ज्यादा है, डेली का 150 है, लेकिन इस फैमिली में मेंबर क्या है, ज्यादा है, तो उस पैसे को शेयर करने वाले लोग ज्यादा हैं। तो अगर हम वाई फैमिली में देखें कि पर मेंबर कितना हमारा इनकम आ रहा है, तो ये हमारा सिर्फ 3 रुपए है। तो वाई फैमिली में पर मेंबर की इनकम जो है डेली का वो कितना है, 3 रुपए है। जबकि हमारा पर मेंबर का इनकम हमारा एक्स फैमिली में कितना है, 5 रुपए है। तो फाइनेंशियली हमारा जो फैमिली एक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन ऑफ क्या, वाई। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है, ये डिपेंड करता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जिस भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ना कि बाइंडिंग एनर्जी से कंपैरिजन होगा डायरेक्टली। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलिए, एक हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई फ्रॉम following डेटा। ठीक है, फॉलोइंग डेटा से आप हीलियम न्यूक्लियाई या हीलियम जो न्यूक्लियाई होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का आपको बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो इंफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का जो मास है यहाँ पे वो आपको गिवन है, और ये है हमारा 1.007825 ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में हमारा यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है हमारा वो है 1.008665 यू, ये हमारा है। और मास ऑफ हीलियम जो एटम है, ठीक है, हीलियम एटम का डायरेक्ट जो है मास दे रहा है हमसे, और ये मास हमारा है 4.00, ये 4.00260। ठीक है, ये हमारा यू है। अब इसी इंफॉर्मेशन से हमको क्या करना है, अल्फा पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी, मतलब हीलियम न्यूक्लियाई जो है उसकी हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो हीलियम देखो न्यूक्लियाई आएगा, तो हीलियम न्यूक्लियाई हमारा जो होता है, इसमें क्या होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर क्या होता है, 4 होता है। तो मतलब इस न्यूक्लियाई में हमारा 2 क्या है, प्रोटॉन है, और 2 हमारे न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो एनर्जी लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी में हमारा देखो क्या आएगा, 2 प्रोटॉन के मास लिखने होंगे। तो प्रोटॉन का यहाँ पे मास तो डायरेक्ट दिया नहीं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली। ठीक है, प्लस हमारा जो होगा यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन हमारे कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये लिख दिया, माइनस। अब देखो जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का मास लिखा है, तो इस हाइड्रोजन एटम में 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियाई नहीं है हाइड्रोजन का, ये हमारा एटम है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा 1। तो हमने 2 हाइड्रोजन एटम का मास लिया, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का मास एक्स्ट्रा आ गया, तो उस मास को हमें सबट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे देखो यहाँ हीलियम ले लेंगे, तो हीलियम जो एटम है, तो हीलियम एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का मास भी आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ऑफ क्या कर देंगे, मास ऑफ हीलियम एटम। तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का मास इधर से क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट।
तो ए हमारा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यहाँ पे क्या, हीलियम का न्यूक्लियाई। तो ये आ जाएगा इनटू मल्टीप्लाई विथ क्या कर देंगे, C²। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी देखो, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का मास है 1.007825 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारा है 1.008665 और माइनस यहाँ पे लिख देंगे हमारा, ये हो जाएगा 4.00260 इंटू C²। ठीक है, तो देखो ये मास डिफेक्ट कैलकुलेट कर लो सीधे, ये हमारा मास डिफेक्ट U के फॉर्म में आ जाएगा और 1U के करस्पॉन्डिंग हमने बताया था 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये जो है कि आपका अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, पॉइंट, चलिए आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे खुद से। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करके देखिएगा तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाएगा, ये होगा हमारा रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, तो देखो यहाँ पे जो हमारे जितने भी न्यूक्लियस या जितने भी एलिमेंट्स हमको नोन है, मोर देन 1000 एलिमेंट्स नाउअडेज इज नोन, तो उसमें से 1000 एलिमेंट्स में से बहुत कम ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो क्या है, स्टेबल है, और बहुत सारे न्यूक्लियाई क्या है, अनस्टेबल है। तो क्या होता है कि जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं या हमारे कुछ लाइट भी न्यूक्लियाई हैं, वो सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते हैं वो कुछ पार्टिकल एमिट करते हैं, और पार्टिकल एमिट करके अपने n/z जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उसको क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ पार्टिकल न्यूक्लियाई से एमिट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। तो लाइट जो न्यूक्लियाई होते हैं, हल्के जो न्यूक्लियाई, छोटे न्यूक्लियाई हैं, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और हमारा जो प्रोटॉन है उसका रीअरेंजमेंट n/z। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनका n/z का जो रेशियो होना चाहिए स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, n/z का रेशियो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो 1 होना चाहिए, तो उसी के आसपास में हमारा न्यूक्लियाई चाहता है कि n/z का रेशियो 1 के आसपास में रहे, तभी वो न्यूक्लियाई क्या होगा, स्टेबल होगा। तो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जिसमें n/z का जो रेशियो है 1 नहीं होता है, तो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, पार्टिकल इमिट करते हैं, तो उस पार्टिकल का जो एमिशन है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके। एट द सेम टाइम जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं, जो बहुत बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे यूरेनियम हुआ, तो ये सब न्यूक्लियाई क्या होते हैं कि हेवी है, इनका साइज बड़ा है। तो मैंने कहा था कि इनके बीच में बहुत जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं उसमें बहुत सारा प्रोटॉन होता है। तो बहुत सारा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज में हमारा जो फोर्स एक्ट होने लगता है वो कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। और अब न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन अगर बाउंड हैं, तो एक इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में जो इसको क्या कर रहा होगा, डोमिनेट कर रहा होगा कोई फोर्स, तभी तो हमारा क्या होगा कि इतने सारे जो न्यूक्लियॉन्स है, मतलब प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ। तो मतलब एक न्यूक्लियर फोर्स मैंने आपको बताया था। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि वो डिस्टेंस के ऊपर ज्यादा वेरी करता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, तो न्यूक्लियर फोर्स जो होता है हमारा वो रैपिडली क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो बड़े न्यूक्लियाई में जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में एक्ट होता है वो डोमिनेट होने लगता है ओवर द न्यूक्लियर फोर्स। तो क्या होता है कि जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो अनस्टेबल हो जाते हैं तो क्या होते हैं कि कुछ पार्टिकल
एमिट करते हैं। तो पार्टिकल एमिट करके क्या होते हैं कि फिर वो हैवी न्यूक्लियाई से थोड़ा लाइट, थोड़ा छोटा न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये सीरीज ऑफ कन्वर्जन इनका चलता रहता है अल्फा पार्टिकल, ये ठीक है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस को क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है कि ये सब पार्टिकल एमिट करते हैं। तो ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं उसको हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बोलते हैं। और जो ये पार्टिकल हमारा एमिट हो रहा है इस प्रोसेस में उसको हम क्या बोलते हैं, जो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा रेस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कि हम रेडियो एक्टिव डीके में देखते हैं अल्फा डीके, ठीक है। ये है हमारा सबसे पहला अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल एमिट होता है कुछ न्यूक्लियाई में। तो देखो ये अल्फा जो डीके होता है ये आपका क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस से एमिट होता है। जो हैवी न्यूक्लियाई है उनसे हमारा क्या होता है कि ये अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। तो जो हैवी न्यूक्लियाई है जैसे यूरेनियम हुआ, ठीक है, तो यूरेनियम ये सब हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ये अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। तो कोई भी देखो अगर न्यूक्लियाई हमारा मान लो कि X है, तो इस X का जो एटॉमिक नंबर Z है और ये मास नंबर क्या है, A है। अब अगर ये हमारा न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो ये X हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Y में, और एक हमारा क्या होता है अल्फा पार्टिकल, या अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये हीलियम न्यूक्लियाई ये इस तरह से हमारा अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। तो देखो ये जो हमारा एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि जो मास नंबर होना चाहिए, ठीक है, और नंबर ऑफ ये सब चीजें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये सब क्या होना चाहिए, कंजर्व। चार्ज भी हमारा क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो देखो इस प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे जो X है हमारा, इस X को कहा जाता है पेरेंट न्यूक्लियाई। ये है हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसको कहा जाता है हमारा डॉटर, ठीक है। ये हमारा डॉटर न्यूक्लियाई होता है, और ये हमारा क्या है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो देखो इस जो Y है यहाँ पे, इस Y को हम डॉटर न्यूक्लियाई ही क्यों कहते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई के हम सन क्यों नहीं बोल दिए। ये पेरेंट न्यूक्लियाई हुआ है X, यही कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Y में, और अल्फा पार्टिकल इससे इमिट हो रहा है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है हमारा, ठीक है। तो इसको डॉटर न्यूक्लियाई ही क्यों नाम दिए। देखो क्या होता है कि जब ये पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट होता है Y में, तो फर्दर हमारा ये Y जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में आ सकता है। ये फर्दर फिर क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल को एमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये सिर्फ डॉटर के अंदर ही प्रॉपर्टीज होती है कि वो आगे के जनरेशन को क्या करे, बढ़ा सकती है, ठीक है। इसलिए क्या किया गया, इसका नाम हम डॉटर न्यूक्लियाई रखे हैं इन कंपैरिजन ऑफ सन के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि ये जो Y है ये फर्दर हमारा क्या होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। ये फिर से अल्फा पार्टिकल निकाल सकता है, या बीटा पार्टिकल निकाल सकता है, या गामा रेस एमिट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Y। अब देखो यहाँ पे जो ये डॉटर न्यूक्लियाई है उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे जो ये होता है ये हमारा 2 होता है और इसका 4 होता है, ठीक है। तो ये देखो हमारा जो इसका एटॉमिक नंबर होगा 2 से कम हो जाएगा, Z-2, और मास नंबर यहाँ 4 से कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A-4, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है रेडियो एक्टिव डीके, ठीक, अल्फा डीके आ जाता है। तो यहाँ पे देखो इस जो इस प्रोसेस है हमारा अल्फा डीके, इसमें कुछ चीजें जो है कि हमारा ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब ये पहली बात तो हमारा न्यूक्लियर प्रोसेस है, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है ये सब चीजें। न्यूक्लियस के अंदर से ही हमारा क्या आता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे एमिट हो गया, तो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे कंजर्व होती हैं। सबसे पहले यहाँ पे कि इसमें जब अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से एमिट होता है तो हमारे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है। सिस्टम linear momentum of system remains conserved in the process। सबसे पहला पॉइंट हम इधर लिख देते हैं
कि इन अल्फा डीके लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains conserved। दूसरा जो पॉइंट हमारा उसमें आता है कि इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो भी कंजर्व होता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑल्सो रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व क्यों होता है सिस्टम का? किसी भी सिस्टम का देखो लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व होता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है किसी पेरेंट न्यूक्लियाई से, तो उस केस में हमारा एक्सटर्नल जो फोर्सेस होते हैं वो सिस्टम पे एक्ट नहीं होते हैं, इसलिए हमारे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। ठीक है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारा सिस्टम का क्या होता है, कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम किसी सिस्टम का कंजर्व कब होगा, जब उसके ऊपर नेट टॉर्क जीरो होगा, तो इसमें टॉर्क भी जीरो होता है। तीसरा जो पॉइंट हमें ध्यान रखने वाली बात है अल्फा डीके में, तो हमारा जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज हमारा लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का इस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो चार्ज रिमेन्स कंजर्व लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है हमने रिप्रेजेंट किया है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल चार्ज है और राइट हैंड साइड में जो टोटल चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में हर एक न्यूक्लियर रिएक्शन का अपना एक क्या होता है, क्यू वैल्यू होता है। ठीक है, क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। इधर हम लिख देते हैं क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। किसी न्यूक्लियर रिएक्शन का क्यू वैल्यू क्या होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो जो क्यू वैल्यू होता है, क्यू वैल्यू बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि उस न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो क्यू वैल्यू होता है हमारा इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी, मतलब जो हमारा ये पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका रेस्ट मास एनर्जी माइनस ऑफ ये जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसका रेस्ट मास एनर्जी। तो इनिशियल में से हम रेस्ट, इनिशियल जो है क्या होता है कि इसका मास ज्यादा होता है, तो इसका रेस्ट मास एनर्जी हमारा ज्यादा होगा इस कंपैरिजन ऑफ इसके। तो क्या होता है हमारा क्यू वैल्यू इस न्यूक्लियर रिएक्शन का, तो इनिशियल रेस्ट मास एनर्जी माइनस ऑफ फाइनल रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, क्यू वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी हमारा इस प्रोसेस में रिलीज होता है, और ये पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। और यू आई का वैल्यू क्या होगा, तो यू आई का देखो वैल्यू यहाँ पे होता है, जो यू आई का वैल्यू है यहाँ पे, तो रेस्ट मास एनर्जी हम इसका मास लिखेंगे, तो मास ऑफ यहाँ पे हमारा जो एक्स है जेड ए एटॉमिक फॉर्म में अगर हमने ले लिया है, थोड़ा सा इधर हम लिखते हैं अदरवाइज ये दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखो क्यू वैल्यू अगर लिखते हैं तो ये हमारा इनिशियल मास रेस्ट मास एनर्जी, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स जेड ए इसका मास, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये हमारा जो रिएक्टेंट है, तो मास ऑफ ये आ जाएगा हमारा वाई जेड माइनस 2 ए माइनस 4 यहाँ पे, और ये माइनस इसका भी मास करेंगे हम, तो मास ऑफ हीलियम ये होता है हमारा 2 और 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा इनटू क्या कर देंगे यहाँ पे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इस न्यूक्लियर रिएक्शन का
Q वैल्यू आ जाएगा। मतलब इस प्रोसेस में एक अगर अल्फा पार्टिकल हमारा डीके में जाएगा तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और है कि जो ये एनर्जी रिलीज होती है इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है ये भी हमको जानना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस डॉटर न्यूक्लियाई एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे एनर्जी रिलीज्ड in the process is available in the form of kinetic energy of daughter nuclei and अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमारा जो है एनर्जी रिलीज होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा पार्टिकल। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो है बीटा डीके। अल्फा डीके के बाद हमारा आता है नेक्स्ट जो है बीटा डीके। ठीक है, तो बीटा डीके हमारा जो होता है ये जनरली आपका जो अल्फा डीके में हमारा डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो रहा है, या जो हमारे लाइट न्यूक्लियाई होते हैं जिसके अंदर N और Z, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से N/Z का रेशियो 1 नहीं होता है। तो उसी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, बीटा डीके प्रोसेस आता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो बीटा डीके प्रोसेस में होता क्या है कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर इधर प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, या हमारा जो है न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में। ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन हमारा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी वजह से जो हमारा N/Z का रेशियो है, ठीक है, N हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहां पे हम लिख देते हैं इन दिस डीके nuclei rearrange their N/Z रेशियो। ठीक है, N/Z रेशियो को रीअरेंज करता है इस प्रोसेस में। तो इस डीके में हमारा होता क्या है कि इधर प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉन हमारा कन्वर्ट होगा किसमें, न्यूट्रॉन में, या हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी होता है कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा किसमें, प्रोटॉन में। इससे हमारा N/Z रेशियो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे N/Z रेशियो ये क्या होगा हमारा, जब प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में तो न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ गया और Z का नंबर क्या हो गया, कम हो गया, तो N/Z का रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो N/Z का जो रेशियो होता है क्या होता है, कम होता है। तो ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें N/Z का जो रेशियो होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ जो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए,
तो उसमें हमारा प्रोटॉन कन्वर्ट होगा किसमें, न्यूट्रॉन में। और ऐसा न्यूक्लियाई जिसमें n/z का जो रेशियो है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ जो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, तो उस केस में क्या होता है, न्यूट्रॉन हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। और इस तरह से हमारा n/z का रेशियो क्या होता है, फिर से चेंज होता है न्यूक्लियाई के लिए, और न्यूक्लियाई हमारा स्टेबिलिटी को क्या करता है, अचीव करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारा कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, अगर सबसे पहले कोई न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारा एक न्यूट्रॉन है, ये हमारा न्यूट्रॉन है और इस न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में, तो ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो इसके साथ हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट होता है, एट द सेम टाइम क्या होता है, एक ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 0 और 1 होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन हमारा 1 और 1 ये माइनस होता है और इसका मास नंबर 0 होता है ऐसे। तो यहाँ पे देखो चार्ज भी हमारा कंजर्व रहेगा दोनों साइड में, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे एक प्लस ही चार्ज होता है, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे प्लस ही और यहाँ पे माइनस ही, तो 0 हो गया। और ये हमारा क्या होता है, इस प्रोसेस में एक एंटी न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, ये हमारा एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल एमिट होता है टू बैलेंस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमारा यहाँ पे ये एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो गया प्रोटॉन में। अब देखो इसी में मान लो कि हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई Z और A, और A हमारा जो है कि इस तरीके का बीटा पार्टिकल, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा होता है बीटा पार्टिकल। ठीक है, और बीटा पार्टिकल हमारा एमिट कहां से होता है, न्यूक्लियस के अंदर से। तो ये जो बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर से आता है ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन। अब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हमारा न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था और सभी ने मिलके इसको बाहर फेंक दिया। ठीक है, कि जाओ भाई तुम बाहर, हमारा जो है न्यूक्लियस के अंदर तुम अलाउड नहीं हो एग्जिस्ट करना, तो ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन तभी न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होता है ड्यूरिंग ए कन्वर्जन। जब कन्वर्जन नहीं होगा तो उस समय कोई इलेक्ट्रॉन फॉर्म नहीं होगा न्यूक्लियस के अंदर। ये सिर्फ इस कन्वर्जन के दौरान ही इलेक्ट्रॉन फॉर्म होता है, और जैसे ही ये फॉर्म होता है वो न्यूक्लियस के क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ये आ गया ये Z, और ये कन्वर्ट हो गया अगर हमारा Y में, और इसके साथ हमारा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो इस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बीटा माइनस भी लिखते हैं, प्लस ये हमारा क्या होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो इस तरह से। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, तो न्यूट्रॉन अगर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में तो क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ मास नंबर है वो तो हमारा चेंज नहीं होगा। मान लो कि हमारा कितना 10 प्रोटॉन था और यहाँ पे 15 न्यूट्रॉन थे। ठीक है, इस न्यूक्लियाई के अंदर एक न्यूक्लियाई था जिसके अंदर 10 प्रोटॉन थे और 15 क्या थे, न्यूट्रॉन थे। अब इस न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक नंबर होगा तो क्या होगा, 10 होगा। Z इज इक्वल टू 10, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसी भी न्यूक्लियाई का नंबर ऑफ प्रोटॉन उस न्यूक्लियाई में जो है वो होता है। अब क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन अगर मान लो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, तो अभी इसका नंबर कितना हो गया, प्रोटॉन का 11 हो गया, और ये क्या हो गया, 14 हो गया न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया, 1 से बढ़ गया, तो 11 प्रोटॉन आ गए, और एक न्यूट्रॉन हमारा यहाँ पे कम हो गया, तो यहाँ पे 14 न्यूट्रॉन आ गए। अभी भी आप इसको ऐड करो तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, देखो 25 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियन है वो 25 है, और इनिशियली भी हमारा कितना था, 25। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो न्यूक्लियन है वो चेंज नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में, तो मास नंबर हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। लेकिन देखो इस प्रोसेस में हमारा क्या हुआ कि एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो प्रोटॉन बढ़ गया तो यहाँ पे जो नया वाला न्यूक्लियाई आ जाएगा उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 1 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पे Z कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे Z+1 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीटा माइनस डीके।
बीटा माइनस बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है Z और A हमारा कन्वर्ट हो गया Y में, तो यहाँ से Z+1 और ये A रहा, प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, प्लस ये हमारा क्या है, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो हमारा एक तरह से क्या होता है, फोटोन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है बेसिकली। इसका रेस्ट मास क्या होता है, 0। जैसे फोटोन का हमारा रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है, 0, उसी तरह से रेस्ट में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जब ये मोशन में है तभी क्या होगा, इसके पास एनर्जी होगा। तो एनर्जी है, फोटोन है तो इसके पास मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है, और इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, आपका स्पिन भी होता है फोटॉन्स की। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। चलिए, तो ये हमारा आ गया, इसको हम बीटा माइनस डी के बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा एक न्यूट्रॉन ये बीटा माइनस डी के है। दो टाइप का बीटा डी के होता है, एक बीटा माइनस होता है और एक बीटा प्लस। तो बीटा माइनस में ध्यान रखना, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में। तो इसमें हमारा जो है कि एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। दूसरा देखो हमारा जो रीअरेंजमेंट होगा, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें n/z का जो रेशियो होता है वो रिक्वायर्ड वैल्यू से ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, मान लो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए जो हमारा है n/z = 1 चाहिए, लेकिन किसी न्यूक्लियाई के लिए n/z का रेशियो मान लेते हैं कि 1.5 आ रहा है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमारा 1 चाहिए, लेकिन उस न्यूक्लियाई के लिए n/z का वैल्यू 1.5 है, ज्यादा आ गया। जरूरत 1 की है लेकिन आ रहा है 1.5। तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियाई अपने इस रेशियो को घटाएगा। तो घटाने के लिए क्या करेगा, अब इसमें जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का नंबर कम हो और इसका नंबर बढ़े, तब तो क्या हो जाएगा, हमारा n/z का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन अगर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, तो ये तो हमारा जो है n/z का रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे वाला टर्म घटेगा, ऊपर बढ़ेगा, तो ये और बढ़ जाएगा। और दूसरा हमारा देखो n/z जो रेशियो है, n/z रेशियो मान लो कि हमें चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए 1, लेकिन ये है कितना, 0.8। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, n/z का रेशियो देखो, यहाँ n/z का रेशियो यहाँ पे 1.5 है। तो ये हमारा स्टेबिलिटी के लिए अगर 1 चाहिए, तो स्टेबिलिटी के 1, तो इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, प्रोटॉन में, n/z। तो n/z अगर n हमारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, z में, तो z बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा घटेगा, तो घट के यहाँ आ जाएगा। तो जो अभी हमने बताया है कि आपका न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ किसमें, प्रोटॉन में, तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तभी कन्वर्ट होता है बीटा माइनस डीके में। ठीक है, बीटा माइनस जो डीके होता है वो ऐसे न्यूक्लियाई से होता है जिस न्यूक्लियाई के अंदर जो n/z का रेशियो होता है वो रिक्वायर्ड वैल्यू से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड हमको 1 है स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन है कितना, ये 1.5 है। तो इस केस में हमारा न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में, मतलब बीटा माइनस डीके होगा। और कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनके अंदर जो n/z का रेशियो होता है वो रिक्वायर्ड से कम होता है। तो रिक्वायर्ड से कम होता है मतलब मान लो हमें रिक्वायर्ड है 1, लेकिन है कितना, 0.8 है, तो इसका 1 होना चाहिए था। तो क्या होगा, इसमें n/z का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। तो z यहाँ पे मतलब क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन में। तो दूसरे टाइप का जो हमारा डीके होता है वो होता है बीटा प्लस डीके। और बीटा प्लस डीके में देखो क्या होता है कि प्रोटॉन हमारा कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन में। तो ये हमारा प्रोटॉन है, ये कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, प्लस ये हमारा एक आता है इसमें पॉजिट्रॉन,
ए पॉजिट्रॉन प्लस ए होता है हमारा एक न्यूट्रिनो, ठीक है। ए हमारा होता है 1 और ये 0 और 1 है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ए इलेक्ट्रॉन, इसी को सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है। इस पे पॉजिट्रॉन के ऊपर क्या होता है, मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल होता है, और जो चार्ज होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है इस हमारे पॉजिट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा जो है कि बीटा प्लस डी के हुआ, इसको हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन होता है और इसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो इसके पहले था, अभी क्या हो गया, न्यूट्रिनो, ठीक है। और ये हमारा पॉजिट्रॉन ए प्लस, देखो यहाँ पे प्रोटॉन है तो एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी इस साइड में क्या होना चाहिए, एक प्लस चार्ज होना चाहिए। तो एक प्रोटॉन हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूट्रॉन में। तो इससे क्या होता है कि n/z का रेशियो बढ़ता है। तो ये ऐसे न्यूक्लियाई में ये डीके देखा गया है जिसमें n/z का रेशियो कम होता है इन कंपैरिजन ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यूज फॉर स्टेबिलिटी। तो ये हो जाता है हमारा पॉजिट्रॉन का एमिशन। अब देखो इसमें क्या होगा, मान लो कि अगर हमारा कोई पेरेंट्स न्यूक्लियाई है, ए है Z और ए है A, तो इसमें ए कन्वर्ट हो गया Y में, और यहाँ से हमारा एक पॉजिट्रॉन प्लस ए हमारा क्या आ जाएगा, न्यूट्रिनो, ठीक है। इसी को बीटा प्लस भी कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा डॉटर न्यूक्लियाई बना है, तो डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या चेंज होगा, तो एक प्रोटॉन देखो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में तो हमारा एटॉमिक नंबर 1 से घट जाएगा, ठीक है। तो 1 से घट गया Z-1, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A। मास नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाएगा और एक पॉजिट्रॉन प्लस A आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो। और ये हमारा जो होता है इसी को हम लोग बीटा प्लस डी के बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो एमिट होता है पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज एमिट होता है, इसको पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। मतलब अगर एंटी पार्टिकल का होता है किसी पार्टिकल का, जब ये दोनों पार्टिकल मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा मास ही क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, वो मासेस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो का क्या है, एंटी पार्टिकल है। अगर ये दोनों कंबाइंड होते हैं तो ये दोनों पार्टिकल क्या होके वैनिश होके कोई दूसरा पार्टिकल या कोई दूसरा फोटोन एमिट कर देंगे, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आ जाता है। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि देखो जो एनर्जी इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, इट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसका आता है, किसके, ये हमारा जो पॉजिट्रॉन है और ये हमारा जो है न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल है, चाहे बीटा प्लस हो या बीटा माइनस है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 से लेकर के जो हमारा इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है वहां तक क्या करती है, वेरी करती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो एनर्जी हमारा रिलीज होगा बीटा डी के प्रोसेस में, वो एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होगा किसके पास, बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के पास, ठीक है। चलिए तो ये हमारा हो जाता है बीटा माइनस डी के, और बीटा माइनस डी के में हमारा जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है और मास नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, चाहे बीटा प्लस डी के हो या बीटा माइनस हो, दोनों ही प्रोसेस में हमारा मास नंबर चेंज नहीं होता है। डॉटर न्यूक्लियाई का सिर्फ चेंज होता है तो क्या, एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए तो ये आ गया हमारा
अब देखो एक आता है हमारा, एक डीके और होता है, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्टेन न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे न्यूक्लियाई है, इसका जो इनर मोस्ट सेल है, इसमें अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये न्यूक्लियाई कैप्चर कर लेता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियाई कैप्चर कर लेता है, तो ये क्या होता है कि प्रोटॉन के साथ कंबाइन होके ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूट्रॉन में। तो देखो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, कि हमारा एक प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन प्लस यहां से हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसका जो है -1, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर 0 होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, इसको ऐड कर देंगे तो देखो 0 हो जाएगा, न्यूट्रॉन में आ जाएगा 0 1, प्लस इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रिनो एमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन होता है। सर्टेन न्यूक्लियाई हमारा इलेक्ट्रॉन, इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा प्रोटॉन के साथ कंबाइंड होकर किसमें आ जाता है, न्यूट्रॉन में, और इस प्रोसेस में एक न्यूक्लियाई से क्या होता है, हमारा न्यूट्रिनो एमिट हो जाता है, फोटोन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो इसमें अगर मान लो कि कोई हमारा x है, इसका मास एटॉमिक नंबर z और मास नंबर है a। अब यहां से क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कैप्चर कर लिया तो क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया किसमें, y में, तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन का नंबर घट गया, तो ये हो जाएगा z-1 और मास नंबर हमारा रहेगा सेम, प्लस इस प्रोसेस में हमारा एक क्या हो जाएगा, न्यूट्रिनो जनरेट हो जाएगा, फोटोन एनर्जी है, ये हो जाएगा न्यूट्रिनो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ठीक, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये हमारा जो है रेडियो एक्टिव डीके हो गया। तो रेडियो एक्टिव डीके में बेसिकली हमारा यही 3 टाइप का है, अल्फा डीके और बीटा डीके। तो बीटा डीके हमारा 2 टाइप का होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका मेंस में और एडवांस में भी पूछते हैं, इस तरह से बैलेंस कैसे करना है इक्वेशंस को। ठीक है, और एनर्जी भी कभी कभी रिलीज जो होता है वो पूछते हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर फिनिश कर लिया जाए, अगर नहीं होगा तो और भी हम आगे कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग एंड मेंटेन योर एनर्जी।